यस फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग 12 क्लासेस का इंग्लिश बुक को स्टडी करेंगे और ये 12 क्लास सीबीएसई बोर्ड का क्लास है। आज उसी क्लास से इंग्लिश का क्लास हम लोग अटेंड करेंगे यहाँ पे। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर आपके पास, मेरे पास फ्लेमिंग ये बुक है। इस बुक का पहला जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन। ओके, ये लास्ट लेसन के ऑथर क्या है, उनका नाम क्या है? अल्फोंस डॉट। तो अल्फोंस डॉट ने ये इस कहानी को लिखा था और इसमें कुछ उनका मेन थीम है, वो कुछ मैसेज देना चाह रहा है हम सबों को। उन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा और इस कहानी को पढ़ कर के ये समझेंगे कि ऑथर का इसमें मेन थीम क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहता है हमें और आपको। ओके, तो सबसे पहले हमें इसमें जानकारी लेने के लिए अबाउट द ऑथर के बारे में देखना पड़ेगा, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा और समरी देखना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ इसका जो क्वेश्चन और आंसर होगा, उन सब सारे चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो फ्रेंड, इसके साथ साथ अगर हम लोग सबसे पहले अबाउट द ऑथर की बात करें तो अल्फोंस डॉट ये जो पैदा हुए थे 1840 में और 1897 में ये डेथ कर गए थे। जनरली वो फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने फ्रांस में ही बहुत सारे फ्रेंच लैंग्वेज में ही बहुत सारे बुक लिखी थी और उसके साथ साथ ये नोवेल भी लिखा था और शॉर्ट स्टोरी भी इन्होंने लिखी थी। अल्फोंस डॉट के बारे में ये साथ साथ जानकारी लेते हुए आगे बढ़ें कि अल्फोंस डॉट ने शुरू में अपने करियर का शुरुआत जो किया था वो एक स्कूल के टीचर के रूप में काम किया था। फिर इन्होंने वो स्कूल के टीचर वाले जॉब को छोड़ के पेरिस में जर्नलिस्ट का काम शुरू कर दिया था। ओके, फिर उसके बाद मैं आता हूँ इसके बैकग्राउंड पे कि इस कहानी में द लास्ट लेसन जो आपका टॉपिक है उस लेसन में क्या कहना चाह रहा है ये अल्फोंस डॉट। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि बैकग्राउंड इसका क्या है, ये कहानी कब की है और क्यों राइटर के दिमाग में ये बात आया, इस चैप्टर को लिखने का, द लास्ट स्टोरी टॉपिक लिखने का, इसको दिमाग में बात क्यों आया। तो ये कहानी है आपका 1870 से लेकर के 1871 के बीच की कहानी है। उस वक्त फ्रांस और जर्मनी के बीच जो वार हुआ था, उस वार में फ्रांस हार गया था और जर्मनी जीत गया था। जब जर्मनी जीत गया तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपका अल्सास और लोरिन ये डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपना एक रूल बनाया, नियम बनाया कि उस 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, फ्रांस का जो 2 डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में फ्रांस लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा। ओके, तो राइटर इसमें बड़ी ये दुख से इस स्टोरी को बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब किसी भी कंट्री के लोगों से उसके भाषा, उसके मदर टंग को अगर छीन लिया जाए और न तो उसको पढ़ने का अधिकार, ना लिखने का अधिकार अगर रहे, तो फिर वहाँ जो लोग सरवाइव कर रहे हैं उन लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा दुख होगा। और उसके साथ साथ इसमें ये आपको बताते चलूँ कि इस कहानी का जो नरेटर के रूप में काम कर रहा है एक छोटा सा बच्चा, फ्रेंच नाम है उसका, उन्होंने अपने अंदाज में इस स्टोरी को हम सबों के सामने बताया है। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि राइटर इसमें यही बताना चाह रहा था कि अगर आप अपने मदर टंग का हिफाजत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी सुरक्षा अगर करेंगे तो ये आपको प्रिजन ऑफ स्लेवरी से बचाने का काम करेगा। ये एक की जैसा काम करेगा। प्रिजन ऑफ स्लेवरी का मतलब ये हुआ कि जब आप के ऊपर कोई
शासन करना चाहेगा, जब आपके ऊपर कोई अपना अधिकार जमाना चाहेगा, तो आपके पास अपना खुद का मदर टंग होगा, अपना लैंग्वेज होगा, तो उस लैंग्वेज के सहारे आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो ओवरऑल आपको अपने ये मदर टंग का हिफाजत करना है, उसकी सुरक्षा करनी है। और फिर उसके बाद हम लोग ये बुक लेते हैं फ्लेमिंग, जो 12 क्लास की है। इस बुक को देखें। और अगर आप मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास ये एक बुक लेकर के बैठें, ताकि मैं आपको रीडिंग के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन में बताते चलूँ, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा और यहाँ से आप अच्छे तरह से सीख पाएंगे। ओके, तो मैं देखता हूँ कि मैंने बताया कि नरेटर के रूप में यहाँ पे फ्रेंच जो काम कर रहा है, बता रहा है फ्रेंच, एक स्कूल का बच्चा है। इन्होंने अपने ऑन लैंग्वेज में इस चीज़ को बताने की कोशिश किया है और मेन वो लड़का अपनी पूरी कहानी में इन्वॉल्व है। ओके, तो देखते हैं कि फ्रेंच क्या कह रहा है कि I started for school very late that morning. That was in a great dread of scolding, especially because Mr. Hamel and said that he would question us on participles. फ्रेंच ये कहना चाह रहा है कि जनरली जब हम स्कूल के लिए सुबह में लेट अगर होते हैं तो हमें एक ग्रेट ड्रीड का मतलब कि बहुत ज़्यादा डर, ड्रीड मीन्स डर, भय, एक डर लगा होता है, एक भय होता है कि हमारा प्रिंसिपल, हमारे टीचर हमें बोलेंगे, डांटेंगे। स्कॉल्डिंग मीन्स डांटना, तो हमें वो डांटेंगे। तो सेम इसी तरह का फीलिंग फ्रेंच को भी हो रहा था कि जब वो स्कूल जा रहा था तो सुबह के टाइमिंग में उसे एक डर था कि उसके टीचर उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। Especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles। और स्पेशली इस चीज़ की भी डर उसे सता रही थी कि मिस्टर हैमेल जो उसके टीचर थे, स्कूल के जो टीचर थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने के लिए आते थे स्कूल के अंदर में, उनसे इनको, इस बच्चे को खास करके डर था कि वो पार्टिसिपल्स पे हमसे क्वेश्चन करेंगे, पार्टिसिपल्स का क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। वो पार्टिसिपल्स क्या है? तो पार्टिसिपल्स फ्रेंच लैंग्वेज का एक ग्रामर का बुक होगा और उस ग्रामर का टेस्ट वो लेने वाले थे, उनके टीचर एम हैमेल। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और फ्रेंच ये कह रहा है कि मुझे उसके बारे में एक वर्ड भी पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, जब आप इतने डरे हो, then I thought running away, spending the day out of the door। अगर मिस्टर फ्रेंच ये कह रहा है कि अगर कोई भी बंदा उस वक्त, उस मोमेंट पे अगर इतना डरा हुआ हो कि उसे स्कूल जाना है और जाने के बाद उसके क्लास टीचर उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, उसके बाद फिर उसे ये टेस्ट देना पड़ेगा किसी ग्रामर सब्जेक्ट का या किसी भी टॉपिक का सब्जेक्ट का, अगर उसे टेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर जब उसको उस पर नॉलेज नहीं रहेगा, कमांडिंग नहीं रहेगा, तो होता क्या है जनरली कि हम, आप, कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को डरते हैं, इस चीज़ से कि चलो यार आज स्कूल बंक मारते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कहीं बाहर चलते हैं। ओके, तो सेम इसी तरह का फीलिंग फ्रेंच को भी आ रहा था। आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। उसके दिमाग में एक बात आया कि चलते हैं हम घर से बाहर और वहीं पे अपना टाइम आज बिताते हैं। I was so warm, it was so warm, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, so bright, लाइटें भी थी, सूरज भी थी। तो ये फ्रेंच इसलिए बता रहा है क्योंकि फ्रांस के अंदर में ठंडा ज़्यादा पड़ता है, और ठंडा जब ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे गर्मी अगर हो और फिर धूप अगर निकले, तो इस तरह के मोमेंट में कोई भी बंदा ये सोचता है घर से बाहर चल करके हम लोग एंजॉय करें और फिर आज का जो टाइमिंग है हम लोग बाहर अपने फ्रेंडों के साथ में एंजॉय करेंगे।
तो इस तरह का मोमेंट एटमॉस्फेयर जब बना हुआ था तो उसके दिमाग में एक बात आ रही थी कि क्यों नहीं हम लोग इस एटमॉस्फेयर का, इस मोमेंट का हम लोग इंजॉय कर लें, मैं इंजॉय कर लूँ। तो ये बंदा, इसके दिमाग में इस तरह की बात आ रही थी। क्यों दिमाग में बात आ रही थी? क्योंकि वो स्कूल जाने से लेट था, टाइम पे वो स्कूल नहीं पहुंच पाया था। ओके, और ये उसके दिमाग में ये बात चल रही थी। उसके बाद आप लोग थोड़ा किताब पढ़ेंगे, किताब देखेंगे, यहाँ पे रीडिंग अगर मेरे साथ साथ आप चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी पेड़ों पे। यहाँ पे चिरपिंग का मतलब चहचहाना, द बर्ड्स वेयर चिरपिंग, चिड़िया चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, एज ऑफ द वुड्स लकड़ी के किनारे पर, मतलब कि पेड़ पे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्डर वेयर ड्रिलिंग। सॉ मिल का मतलब यहाँ पे लकड़ी काटने वाली मशीन को हम लोग सॉ मिल बोलते हैं। ओके, तो एंड इन द ओपन फील्ड बैक द सॉ मिल ऑफ द पर्शियन सोल्डर वेयर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब ये होता है एक्सरसाइज करना, कि 100 मील के पीछे में जो ओपन फील्ड था उस फील्ड में पर्शियन सोल्डर जो थे वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। और ये बताना चाह रहा है, फ्रेंच बताना चाह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा, टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। ओके, कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मोमेंट था मेरे लिए कि हम स्कूल जाए और एम हैमेल का जो पार्टिसिपल्स का ग्रामर का जो टेस्ट होने वाला था वहाँ पे हम बोरिंग हो, उससे ज़्यादा कहीं टेम्पटिंग मोमेंट उसको बाहर में दिख रहा था। जस्ट लाइक उसके दिमाग में ये इमेजिंग हो रहा था। ओके, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट। लेकिन वो ये कहता है कि मैं उससे दूर रहने की शक्ति मेरे पास में ज़्यादा थी, हम उसके तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और हम जल्दी से स्कूल जाने लगे। ओके, कह रहा था कि इस तरह का मोमेंट वहाँ पे बन रहा था, सारी इमेजिनेशन उसके दिमाग में चल रही थी। और उसके बाद ये हो रहा था कि एटमॉस्फेयर अच्छा है, चिड़िया चहचहा रही है, 100 मील के पीछे जो ओपन फील्ड है वहाँ पे सोल्डर एक्सरसाइज कर रहा है। इस तरह का सारा चीज़ उसके दिमाग में था। लेकिन फिर ये कह रहा था कि नहीं यार, मुझे स्कूल ही जाना चाहिए था, फाइनली वे में स्कूल ही मुझे जाना चाहिए था। वो अपने आप को उसे दूर रखने के लिए मजबूर कर रहा था उसको अंदर से। इस तरह से फीलिंग नहीं हो रही थी कि हम बाहर में चलें। फाइनली वो बंदा क्या किया, व्हेन आई स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। व्हेन आई पासेस द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जब वो स्कूल जाने लगा तो एक टाउन हॉल को क्रॉस किया। टाउन हॉल बोले तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग होगी, और वो गवर्नमेंट की बिल्डिंग को जब पास किया तो उसने देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। बुलेटिन बोर्ड बोले तो नोटिस बोर्ड जनरली हम लोग देखते हैं अपने स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड लगा हुआ होता है। अगर कोई भी नोटिस, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है जो बच्चों को देने की कोशिश करता है स्कूल वाले, तो उस नोटिस बोर्ड पे उसको हैंग कर देते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जा कर के उसको वहाँ से वॉच कर लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से जब फ्रांस हार गया, जर्मनी जीत गया था, तो जर्मनी का कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी अगर ऑर्डर होता तो वो उसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ होता, और वहाँ से लोगों को मैसेज मिल जाती थी। ओके, ये फिर आगे ये कहना चाह रहा है कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल से पहले, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल पहले से, 2 साल से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, कि हमारे यहाँ से जो भी न्यूज़ आती थी, वो न्यूज़ चाहे बुरी न्यूज़ हो, चाहे अच्छी न्यूज़ हो, चाहे कोई भी खबर हो, मैसेज हो, वो उस बुलेटिन पेपर पे हैंग, बुलेटिन बोर्ड पे हैंग कर दिया जाता था।
और उसमें ये बता रहा है कि द लॉस्ट बैटल्स, जैसे युद्ध हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर का कोई भी मैसेज होता, उसका ऑर्डर जो होता उसको भी वहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से खुद सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, जब वो स्कूल जा रहा था तो ये सब सारा चीज़ देखा कि बहुत सारा लोगों का भीड़ है वहाँ पे, अब नोटिस बोर्ड में क्या लगा हुआ, इस तरह का एक्साइटमेंट उसके माइंड में चल रहा था। और बिना रुके हुए उसने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब कौन सा मैटर है, अब क्या आया है, उस नोटिस बोर्ड पे क्या लगा हुआ है, इस तरह का उसने ये देखा। देन एज आई हर्रीड बाई एज फास्ट एज आई could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin, तब उन्होंने जल्दी किया और तेज़ी से स्कूल की तरफ जाने लगा। तो हुआ क्या कि ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। ओके, तो ब्लैक स्मिथ लोहार को बोलते हैं, एक लोहार था, उसका नाम वॉचर था। ये वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अपेरेंटिस रीडिंग द बुलेटिन। अपेरेंटिस बोलते हैं ट्रेनिंग करने वाले को, तो वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था और वो भी वॉचर बुलेटिन को पढ़ रहा था उस वक्त। कॉल्ड आफ्टर मी, पढ़ने के बाद उसको कॉल किया, डोंट गो सो फास्ट बॉब, कि आप ज़्यादा तेज़ी में मत जाओ। बॉब, बॉब मीन्स लाइक अ स्वीट नेम व्हेन वी कॉल्ड समवन, अगर किसी को हम प्यार से बोलते हैं तो उस लैंग्वेज में वहाँ के लोगों ने ये बॉब वर्ड का यूज किया करता था। तो ये बोल रहा है, ब्लैक स्मिथ बोल रहा है वॉचर कि डोंट गो सो फास्ट बॉब, सो इतना तेज़ी में मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल समय से पहले पहुंच जाओगे। ओके, फिर उसके बाद आप थोड़ा सा किताब देखते हुए चलेंगे। किताब अगर देखिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ पे पढ़ रहे हैं इस चीज़ को। ओके, और सारे जितने भी डिफ़िकल्ट मीनिंग है उस मीनिंग को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और जो भी डाउट्स होंगे आपके उस चीज़ को आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो भी हार्ड मीनिंग होगा आप इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दूंगा वो चीज़। ओके, उसके बाद आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो फ्रेंच ने ये सोचा कि हो सकता है कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, क्योंकि वो बोला कि इतना तेज़ी से मत जाओ, तुम अपने स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। ओके, एंड रीच्ड हेमल्स लिटिल गार्डन एज आउट ऑफ ब्रीथ, और जब वो हेमल्स के गार्डन में पहुंचा, हेमल्स ने अपने स्कूल के अंदर में एक छोटा सा गार्डन बनवाया हुआ था। जब वहाँ पे हेमल्स के छोटे गार्डन में ये पहुंचा, उस वक्त उसकी दम फूल चुकी थी, इसलिए क्योंकि वो तेज़ी से भाग कर करके स्कूल जा रहा था। ओके, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज ग्रेट बस्टल which could be heard out in the street, the opening closing of desk, lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ear to understand better. Okay, इसमें यह कह रहा है कि हर रोज़ की तरह जब स्कूल शुरू होती थी, ग्रेट बस्टल का मतलब ये कि बहुत सारे लोग एक साथ में अगर बोलते हैं, हल्ला होता है। अब स्कूल में तो सारे बच्चे का नॉइज़ एक बार में ही होता है, जैसे कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके पढ़ाई करते हैं, तो वो जो एक साथ का जो हल्ला हो रहा था ना, उस चीज़ को बस्टल बोलते हैं। तो ग्रेट बस्टल मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़। ओके, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल विच कुड बी हेयर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा साउंड जो होती थी, आवाज़ होती थी, वो गली में के बाहर भी सुनाई दिया करती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क,
डेस्क के खुलने और बंद होने की भी आवाज़ उस गली में जाया करती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब ये कि एक स्वर में, एक तान में बोलना यूनिसन कहलाता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउडली, और बहुत ज़ोर से, बहुत आवाज़ के साथ में वो लोग लेसन को रिपीट कर रहे होते। ये कब हो रहा था? जब नॉर्मल क्लास चल रहा होता है तब। ओके, लेकिन ये इस तरह का दिमाग में ये बात चल रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं शोर हो रहा है स्कूल के अंदर से, कि क्या मैटर है, क्या बात है। ये सारी चीज़ों को उसके दिमाग में ये बात आ रही है। एंड आवर हैंड्स ओवर आवर एयर टू अंडरस्टैंड बेटर। और हमारा जो हैंड होता है वो हमारे कान पे होता है, ऐसा इसलिए ताकि हम अच्छे से इसको समझ सकें, अच्छे से इसको याद कर सकें। अब फ्रांस के अंदर में अच्छे तरह से याद करने के लिए, अच्छे तरह से समझने के लिए वहाँ का जो पढ़ने का तरीका था, वो पढ़ने का तरीका ये कि ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के पढ़ना है और अपने हैंड को अपने कान पे रख लेना है, ताकि हम अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे, और इस तरह से कंसंट्रेशन उनका बनता था। ओके, फिर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। और जो टीचर हुआ करते थे वो क्या करते हैं? रैपिंग, ग्रेट रूलर रैपिंग। रैपिंग का मतलब ये स्ट्रिकिंग करना, मारना। और जो टीचर हुआ करता था उसके पास में ग्रेट रूलर हुआ करता था, उस रूलर से उसको स्ट्रिक करता था, मतलब कि मारता था, ताकि बच्चा डर से उसको पढ़े, उसको टेबल के ऊपर में मारता रहता था। ये कब? नॉर्मल डे में। बट नाउ इट वॉज सो स्टिल। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल सब के सब चुप थे। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। यहाँ पे एक वर्ड है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन का मतलब डिपेंड अपॉन, मतलब एक ऐसा चीज़ जिसके ऊपर आप फुल्ली रूप से डिपेंड हो जाओ, काउंटेड ऑन उसको बोलते हैं। ओके, कि उसके ऊपर में डिपेंड हो जाना। एंड कमोशन का मतलब ये कन्फ्यूज़न, कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। इसने ये सोचा कि हम इसी मौके का फ़ायदा उठा करके, इसी कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा करके क्लास में जाएंगे और बिना किसी के देखे हुए अपने सीट पे बैठ जाएंगे। ओके, ये सब अभी कब सोच रहा है? ये जब स्कूल में अभी पहुंचा नहीं है, बाहर से ये सब सोच रहा है। ओके, फिर उसके बाद बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग। लेकिन वहाँ पे जब गया तो देख क्या रहा है कि सब कुछ बिल्कुल साइलेंट था। क्वाइट मीन्स चुपचाप था, लाइक अ संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को क्या होता है कि बस स्कूल बंद रहती है तो वहाँ पे कुछ शोरगुल नहीं होता, ना तो कोई स्टूडेंट होते हैं, ना कोई टीचर होता है। इस तरह का मोमेंट वहाँ पे उसने देखा। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस। अब ये विंडो के थ्रू देखा कि मेरा क्लासमेट है वो ऑलरेडी अपने जगह पे बैठा हुआ है। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्राइबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। देखा कि उसका क्लासमेट क्लास में बैठा हुआ, अपने जगह में बैठा हुआ है, और एम हैमिल जो है वो वॉक कर रहा है अप एंड डाउन, मतलब कि आगे पीछे क्लास के अंदर में वो मूव कर रहे हैं, और उसके हाथ में वो ट्राइबल आयरन रूलर है। ट्राइबल आयरन रूलर का मतलब ये कि स्ट्रिक हुआ करता था ताकि बच्चों को उससे मारा जा सके, पीटा जा सके, इसलिए वो टीचर के पास में जो स्ट्रिक था उसी स्ट्रिक को यहाँ पे ट्राइबल आयरन के नेम से जान रहे हैं। ओके, फिर आई हैड टू ओपन द डोर। अब ये सारा चीज़ अभी तो फ्रेंच बाहर से ही देख रहा है, सोच रहा है चीज़ को। फिर क्या किया कि आई हैड टू ओपन द डोर, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी।
और जब मैंने दरवाज़ा को ओपन किया और सबके सामने जब मैं गया, जाने से पहले यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। यहाँ पे दो मीनिंग आपको मिल रहा है। क्या? ब्लश, ब्लश का मतलब शर्मिंदगी फील करना, कि जनरली जब आप देखते हो किसी चीज़ को, जब आप फेस कीजिएगा तो जब आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, घबराए हुए रहते हैं, तो आपके जो चेहरे का लाइट है वो उड़ने लगता है। उस लाइट उड़ने का जो मोमेंट वो क्रिएट कर रहा है, उसके लिए ब्लश वर्ड का यूज किया है, जिसका मीनिंग आपको शैम होगा, शर्मिंदगी। आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मैं कितना डरा हुआ, मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था। ओके, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी, एम हैमेल उसका जो क्लास टीचर था उसने उसको देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही प्यार से मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने जगह पे जल्दी जाओ। लिटिल फ्रांच, इस बंदे का नाम लेकर करके, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम अभी स्टार्ट ही करने वाले थे ये क्लास। तो इस तरह का कहानी इसमें है, और इसके बाद अभी हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट बनेगा तुरंत इस चीज़ को मैं अपलोड करूँगा। आप करें क्या कि इस वीडियो को देखिए और किताब साथ में लेकर करके पढ़िएगा, देखिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से आज को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।